हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह। समृद्धि आइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जितनी भी राज्य व्यवस्था है, जिसे हम पॉलिटी भी बोलते हैं, राज्य व्यवस्था, जितनी भी राज्य व्यवस्था है इसे हम पूरी कवर करेंगे। इसी के साथ में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी कवर किया जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर आप इनका वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फिर उसके ऊपर पॉलिटी आएगा। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो इसमें केवल हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो संविधान नाम से जो किताब है उसमें उनका उल्लेख है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटी की तो पॉलिटी के अंतर्गत संविधान की बात तो हम करते ही करते हैं, साथ में उन संस्थाओं या उन चीज़ों की भी बात करते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जैसे कि या तो योजना आयोग या फिर नीति आयोग। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख ना होती हुई लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी के साथ में गवर्नेंस भी जुड़ा हुआ है। तो गवर्नेंस के जो एक दो टॉपिक हैं हम अलग से कवर करेंगे, और जो हम पॉलिटी पढ़ेंगे यहाँ पे उसे वो कुछ इस वे में पढ़ेंगे जिसके साथ में आपका यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस, वो किसी भी स्टेट का हो, आपका एमपी पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, आरएएस हो, बिहार पीएससी हो, उत्तराखंड पीएससी हो, किसी भी पीएससी का आपका एग्ज़ाम हो उसे भी आपके वहाँ पर काम आए। तो इस तरह से हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ में इसमें जो हम देखेंगे उसमें मेंस आंसर राइटिंग को भी देखेंगे, जिसके आंसर राइटिंग के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके हम एमसीक्यू भी सॉल्व करते जाएंगे, स्टेट पीसीए लेवल का और यूपीएससी लेवल का। इसी के साथ जब आप देखेंगे कि कई सारे स्टेट में कई इम्पोर्टेंट वनडे एग्ज़ाम भी होते हैं। वन डे एग्ज़ाम, ये वनडे एग्ज़ाम से मतलब हमारा जैसे कि आप देखेंगे एसआई हुआ, या फिर पुलिस कांस्टेबल हुआ, या फिर कई सारे एग्ज़ाम होते हैं सी और डी ग्रुप के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको भी अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर उनके लिए भी पॉलिटी आपकी अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि हम पॉलिटी को किस वे में पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, अभी तक सिलेबस क्या है इसका, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। जब आप आज से 5 साल पहले की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे ऐसे चीज़ें पूछी जाती थी, पहली महिला राष्ट्रपति। लेकिन आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये काफ़ी एडवांस लेवल के हो गए हैं। जैसे कि अगली 3 स्लाइड में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको यूपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन दिखाई देगा। अभी तक आप देखेंगे यहाँ पे पूछा जाता था कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है या फिर राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, लेकिन यहाँ पर अब तुलना या फिर कंपैरिजन होने लगा है आपस में। जैसे कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। अब यहाँ पर समान शक्तियाँ मतलब एक तरह से यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहे हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो आपका राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप किसी बुक में पढ़ेंगे या फिर किसी भी कोचिंग नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको राज्यसभा अलग से दिखाई देगा, लोकसभा अलग से दिखाई, लेकिन कंपैरिजन किसी बुक में नहीं होगा। ये आपको खुद करना पड़ेगा, खुद आपको इतना समझ विकसित करनी पड़ेगी तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकें। एक डायलॉग है, रीड, थिंक एंड फील। पहले किसी चीज़ को पढ़िए, फिर उसके बारे में सोचिए, फिर उसको फील कीजिए, तब जाके आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट लेवल के जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। अब इसमें हम देखेंगे कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। अखिल भारतीय सेवाएं, अब यहाँ पर समानता की बात की गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं कौन से होती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा के तौर पर जोड़ने के लिए, जैसे कि कल को अगर आईआरएस को अखिल भारतीय सेवा में जोड़ना हो या फिर किसी सर्विस को हटाना हो तो ये किसका कार्य है? ये है आपकी राज्यसभा का। ये कार्य राज्यसभा करती है, इसमें लोकसभा का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे समान शक्ति की बात की गई है, ना कि कम ज़्यादा की। तो ये वाला कुछ ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अगर आपने राज्यसभा सही से पढ़ा है ना तब भी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद
ये है संविधान में संशोधन करने के विषय में। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सही लग रहा है ऑप्शन, तो इसे हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि हो सकता है आगे इससे ज़्यादा भी अच्छा ऑप्शन आ जाए। जैसे कि आज की डेट में ट्रेंड देखेंगे तो यूपीएससी या फिर एडवांस जो स्टेट पीसीएस हैं उनमें क्या किया जाता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों में से कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बात आ गई है फिर प्रोबेबिलिटी वाली। प्रोबेबिलिटी कैसे, जैसे इस ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 60%, इस वाले की है 20% और इन दोनों के 10-10%। तो आप कौन सा सही करेंगे, फिर आप बी वाला सही कर देंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा उनमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये वाला तो हमारा गलत हो ही गया था, सरकार को हटाने के विषय में। अब सरकार को कौन हटाएगा, सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा में ही अधिकतर जो वोटिंग होती हैं वो लोकसभा के द्वारा ही की जाती हैं। अगर इनमें से किसी में सरकार प्रस्ताव पास नहीं कर पाती है तब उसे हटाया जा सकता है। और एक तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो किसे हटाने का अधिकार होगा, लोकसभा को। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। जो कटौती प्रस्ताव होते हैं वो विधेयक से संबंधित होते हैं। विधेयक 2 तरह के होते हैं, एक तो सामान्य, दूसरा होता है आपका वित्त या फिर धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है लोकसभा स्पीकर, इसके द्वारा किया जाता है। अब जब कोई विधेयक ऐसा पेश किया जाता है जो धन विधेयक है तो इसमें सीधे सीधे ये लिखा गया है कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसे भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती, इसे अपनी सिफारिशों के साथ इसे वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात किया सिफारिश ना कि, और जो सिफारिश होती हैं वो लोकसभा के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा माने तो ठीक है, नहीं माने तो उन्हें वो डिनाई भी कर सकती है। तो इस कुछ तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। तो आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा, संविधान में संशोधन करने के विषय में, इसमें समान शक्तियाँ हो जाएंगी तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा यूपीएससी 2020 से ही है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, अब इसमें क्या कहा है, संसदीय व्यवस्था। आपने कई बार समाचारों में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। अब संसदीय व्यवस्था की वाली सरकार कौन सी होती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन फिर से हमारे पास। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। अब आपने देखा होगा इंडिया में जो 2 लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक तो है आपका कांग्रेस, दूसरी है आपकी बीजेपी, एक आपकी फिर कांग्रेस। तो आपने कभी देखा है कांग्रेस और बीजेपी ने साथ में मिलकर सरकार बनाई हो, नहीं ना। तो ये वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि अगर संसदीय व्यवस्था है तो दोनों सरकार साथ में बनानी चल रही है, लेकिन नहीं है ऐसा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये थोड़ा सही लग रहा है लेकिन इसे हम सही नहीं मानेंगे क्योंकि अभी और 2 ऑप्शन और बाकी हैं, हो सकता है उससे भी सही ज़्यादा अपने को कुछ मिल जाए। अब हम देखेंगे सी वाला ऑप्शन। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार निर्वाचित लोगों के द्वारा होती है, जो सरकार के कैंडिडेट होते हैं वो सीधे सीधे इलेक्ट होकर जाते हैं, उनमें से सरकार बनती है, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार जनता के पास नहीं होता है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पहले उसे नहीं हटाया जा सकता। अब देखिए, जब सरकार तानाशाही पे आ जाती है तो उसे लोकसभा या फिर जो निंदा प्रस्ताव आते हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, कोई सा भी अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को यहाँ पर हटना पड़ता है। या फिर जैसे राष्ट्रपति हर साल अपना अभिभाषण देता है साल भर के शुरुआत में, यहाँ पर अगर ये लोग धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं, अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पेश करवाने में नाकाम होती है ना, तब भी इन्हें सरकार से इस्तीफा देना पड़ता है। तो कई तरीके ऐसे होते हैं जब सरकार की ताकत का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है, अगर उसमें से कहीं भी फेल होती है ना तो सरकार को यहाँ से इस्तीफा दे देना पड़ता है। तो ये वाला भी आपका गलत, ये वाला भी आपका गलत और ये वाला ही गलत। सही कौन सा होगा आपका, सही होगा बी वाला। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा कि हाँ कौन सा होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलने वाले। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जिस पर हम देखेंगे ये है यूपीएससी प्री का 2019 का। इसमें जो है चार्टर एक्ट 1813। अब ये चार्टर एक्ट क्या थे, जब आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब अपना अधिकार क्षेत्र विस्तार कर चुकी थी तब 1757 और 1763 और 4 इन वर्षों में यहाँ पर इनने प्लासी और बक्सर के युद्ध को
जीत लिया था। उसके बाद यहाँ पर ये लोग क्षेत्र विस्तार शुरू कर लिया था इन्होंने, जो इतना करना था, फिर उसका इन्होंने शासन शुरू किया। जब इन लोगों ने शासन शुरू किया तो यहाँ पर ये लोग समझ चुके थे कि अगर यहाँ शासन करना है तो कुछ नियम और कायदे होने चाहिए। उन्हीं नियम कायदों को बनाने के लिए इन्होंने समय समय पर कई सारे एक्ट पास किए। जैसे कि सबसे पहला एक्ट था वो था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फिर था आपका 1781, 1784, 1793 और फिर 1834, 1813, 1858। ये कुछ ऐसे एक्ट थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं एक्टों में से एक था आपका चार्टर एक्ट 1813। अब ये जो 1813 है ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इन एक्ट को जो लाने का प्रावधान था ये प्रति 20 वर्ष बाद लाने का प्रावधान था। पहला कब आया था 1773, अगला कब आना था, अगला आना था 1793। लेकिन कई बार ऐसे एक्ट में कमियां हो जाती थी कि इन्हें बीच में भी उन्हें दुरुस्त करने के लिए 2-3 साल 10 साल बाद जब भी इन्हें जरूरत पड़ती थी तो बीच में भी एक्ट लेके आना पड़ता था 20 साल से पहले। तो ऐसे एक एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन्हें हमें सोचना है और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं उन्हें अपन को ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। अब ये चाय और चीन है ना, इसे हम कैसे याद करते हैं, चा ची। ये पहले के जो 3 शब्द हैं इन्हें ये चाय को रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट के जो 3 शब्द हैं ये चीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपनी के सभी अधिकार बंद कर दिए गए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी उसके सभी अधिकारों को यहाँ समाप्त कर दिया गया था। बस 2 अधिकार रह गए थे, एक तो इनका चाय का व्यापार और दूसरा इनका चीन के साथ व्यापार। बाकी कंपनी ने जो ब्रिटिश क्राउन था उन्हें अपने अंडर कर लिए थे। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो यहाँ पर भी एक तरह सही है क्योंकि कंपनी के अधिकार को कम किया जा रहा है, जो क्राउन है उसके अंडर काफ़ी चीज़ें भेजी जा रही हो। 1858 में जब 1857 में आप देखेंगे एक क्रांति होगी, 1857 क्रांति कहते हैं, उसके 1 साल बाद सभी कुछ क्राउन के पास चला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः अस्तित्व से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी सही, ये भी हमें सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन इसमें अभी तीसरा बचा हुआ है, उसमें भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। राजस्व को आप देखेंगे, राजस्व यहाँ पर नियंत्रण में नहीं आएगा, इसके आगे पीछे आएगा। कुछ अधिकार इसके पहले मिल जाएंगे, कुछ मिलेंगे इसके बाद में। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, तीसरा वाला कि राजस्व उनके हाथ में आ जाएगा। तो जब तीसरा गलत हो जाएगा तो बी गलत, सी गलत और डी गलत। बचा कौन सा आपका, पहला और दूसरा। तो आप कौन सा कर पाएंगे, ए। अब इनसे क्वेश्चन के ना ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में काफ़ी आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जैसे सी थर्ड वाला आपने सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया तो आप 3 को हटा देंगे, बचा कौन सा, ए वाला। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पॉलिटी को आपने पढ़ा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी हालत कुछ क्या होगी, जैसे कि 3 कंडीशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जाम्स इफ़ योर पॉलिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। यहाँ पर केवल पॉलिटी नहीं, आप हिस्ट्री को भी पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। जब तक आपके अब डीप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो सतही ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो इसलिए हम जो एनालाइज करेंगे डीप एनालाइज करेंगे। अगर आप सतही ज्ञान लेंगे ना तो आपके सामने क्या होगा, जब आप पेपर ओपन करेंगे ना तो कुछ आपके ऐसे रिएक्शन होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर जो अगले आपके 2 घंटे बीतने वाले हैं, कभी आपको लगेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कभी आपको लगेगा 3 सही है, कभी लगेगा आपको 2 सही है और फिर कभी लगेगा आपको कि एक ही ऑप्शन सही है। तो ये कुछ हालत, ऐसी हालत आपकी वहाँ पे हो जाएगी। तो ऐसी हालत से बचने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एक तो हम करेंगे एमपीपीएससी का और दूसरा करेंगे यूपीएससी का। इन दोनों के मिला के जब आप देखेंगे ना तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट का पीएससी हो, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एमपीपीएससी को हमने इसलिए यहाँ पर अलग से सिलेबस रखा है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर स्टेट पीसीएस से अलग है। बाकी की अगर आप स्टेट पीसीएस को देखोगे लगभग सभी पीसीएस आज की डेट में एडवांस हो चुकी हैं और यूपीएससी का लेवल टच करने की कोशिश कर रही हैं। केवल एमपीपीएससी अभी थोड़ा पीछे चल रही है, इसलिए इसे हम अलग से देखेंगे। जो हमारा पॉलिटी है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में। जैसे कि अगर हम वनडे एग्जाम की बात करें,
तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन में से आपके 7 to 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको पॉलिटी से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप 7 to 10% का मतलब समझ रहे हैं आप, सीधे सीधे क्वेश्चन सही होना आपके, क्योंकि इतना इजीली सिलेबस है आपका। अगर आप आराम से ध्यान से समझेंगे ना इसमें, तो आराम से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस की प्लस यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस में इन दोनों में कॉमन क्या है, पहला एक प्री एग्ज़ाम होता है, जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी कहा जाता है, फिर प्रारंभिक परीक्षा दोनों जगह होती है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि आपका यूपी पीएससी हुआ और भी अदर स्टेट हैं। यहाँ पर जब आपका नेगेटिव मार्किंग चलता है तो आप देखेंगे पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी आपको सीधे सीधे एक एज दे के चलती है। यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी का 100 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जो प्री होता है उसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जब इसमें आप देखेंगे कि यूपीएससी में कट ऑफ जो रहता है वो रहता है 45 to 52, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा जब एडवांस कंडीशन हो जाते हैं तो 55, जब बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ जाता है। लेकिन आजकल नहीं हो, आजकल तो ये देखने को नहीं मिलता है कि इजी पेपर आया हो, तो 52 ऑन एवरेज जाता है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन कितने रहते हैं, 12 to 15, कभी कभी ये 8 भी हो जाते हैं और कभी कभी ये 15 प्लस भी पहुंच जाते हैं, फिर वो 20 तक हो सकते हैं। तो इसमें से आप अगर 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे ही मान लें, कुछ जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं, कोई नहीं पकड़ सकता, उनके बाद भी अगर आप देखें तो यूपीएससी में 8 से 12 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे सही होते हैं। अब आप ये तो बताइए 45 to 52 क्वेश्चन में से 8 से 12 सीधे सीधे आपके सही हो रहे हैं, तो लगभग आप एक एज लेके चल रहे हैं यहाँ पर आप 25% की एज लेके चल रहे हैं कि 25% क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब आपको केवल बाकी के कितने क्वेश्चन सही करने हैं, यहाँ पे आपको 30 से 32 क्वेश्चन। तो ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्हें मिला के आप कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब रेयर कंडीशन ऐसा आपका डिजास्टर टाइप में हो जाएगा कि आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन नॉर्मली सही हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस को। एमपीपीएससी में जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें क्या है, हर प्री में 10 यूनिट आती है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। तो ऐसे यूनिट नंबर 5 है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। राज्य का संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एमपीपीएससी से रिलेटेड जो केवल एमपीपीएससी का वाला एमपी का पोर्शन, उसे हम अलग से कवर करेंगे। जो यूपीएससी प्लस अदर स्टेट पीसीएस का सिलेबस है उसे हम साथ में लेके चलेंगे। भारत का भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, तो ये वाला जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था वाला, ये आपके दूसरे सर कवर करवाएंगे। हमारा अभी क्या है, शासन प्रणाली। तो यहाँ पर जो हमने बात की थी कि हर 10 साल बाद 20 साल बाद ये एक्ट आना था, उसमें से भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, इन दोनों को पढ़ना है। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये वाला जो आपका पॉइंट है 5वें नंबर का, इसमें हम आर्टिकल 15 से लेके 15 to 51A तक पूरा कवर करेंगे, तो आपका ये पूरा टॉपिक तीनों कवर हो जाएंगे। फिर संवैधानिक संशोधन, जब हम पॉलिटी को ख़त्म करते हुए लास्ट में पहुंचेंगे तो सबसे लास्ट में क्या देंगे, संवैधानिक संशोधन। जब संविधान लागू हुआ था तो आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को, जैसे आप घर बनवाते हैं, जैसे आपने एक बनवाया घर और इसमें आप रहने आ गए, तो जब आपको इसमें कुछ कमियां दिखाई देंगी तभी आप इसमें सुधार करवाएंगे, कहीं दीवार तोड़वाएंगे, कहीं कुछ तोड़वाएंगे। उसी तरीके से जब संविधान लागू हुआ और उसके बाद जो भारत में जनसंख्या तब काफ़ी कम थी, विविधताएँ बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो अब वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक अप्रॉक्स 104 जो संशोधन है वो हो चुके हैं और वर्तमान में ये प्रोसेस जारी है। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में। जैसे कि आपके 73, 74 का संशोधन है, इन ऐसे हम कई सारे 100 है, 101 है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम देखते हुए चलेंगे। ये वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे आगे सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। ये वाला आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आया है, वो आपके दूसरी तरफ कवर करवाएंगे।
ये हमारा प्री का सिलेबस था। प्री में अब MPPSC में 12 से 15 टॉपिक और जोड़े गए हैं जो पॉलिटी का ही भाग है, लेकिन इनने अलग से उसे क्लासिफिकेशन दे दिया है। जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार मतलब कि ह्यूमन राइट्स, महिला आयोग, वुमेन कमीशन, बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और या कमीशन, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। इन सब चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। फिर हमारा आएगा MPPSC मेंस का सिलेबस। यहाँ पर हम मेंस के सिलेबस को कवर करेंगे। मेंस का पेपर आप देखेंगे तो जो GS पेपर नंबर 2 होता है ना, यहाँ पर आपको राजनीति और समाजशास्त्र फिर प्लस इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हमारा नहीं है, वो दूसरे सर का है, तो वो हम देख लेंगे। इसका पेपर जो 3 घंटे का होता है और क्वेश्चन जो नंबर जो रहते हैं वो 300 होते हैं। तो ये बायलॉन्गल है, हमारी क्लास में चलेगी तो बायलॉन्गल चलेगी। जब ये 300 नंबर का है, इसमें आप देखें 150 और उससे भी प्लस में ये आपको यहाँ पर एज देते हैं आगे बढ़ने की, जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेंस में क्या क्या सिलेबस है उसमें MPPSC में। भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व, उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये हमने प्री में भी है। संघवाद केंद्र राज्य संबंध, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं तथा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, 73 और 74 संशोधन, जवाबदेहिता, लोकतंत्र की विशेषताएं, CBO, NGO, SSG, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। और इसके बाद ये यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ी हुई उन्हें, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जो राजनीतिक विचारक हैं उन्हें कौन कौन से यहाँ पर राजनीतिक विचारक देखने हमें, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों को हमें देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं UPSC के सिलेबस की। UPSC में हम प्री की बात कर चुके हैं। मेंस का जो 250 नंबर का पेपर होता है, GS का पेपर नंबर 2 और हायरार्की में अगर देखें जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें पेपर नंबर 3, GS में पेपर नंबर 2। इसमें आपका 250 नंबर्स का पेपर होता है जिसमें से 125 प्लस आपके पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी एज मिलता है आगे निकलने के लिए। तो जिसका जो यूनिट नंबर जो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होता है 200 नंबर का 2 घंटे का, इसमें आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 ये वाला, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, इनके क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको डीप एनालाइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई आपको तो कहता है कि एग्जाम से 1 महीने पहले आइए हम आपको तुक्का लगाना सिखाएं, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे तुक्का लगा देंगे। तुक्का कब लगाए जाते हैं, जैसे आपके 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, आपको 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद बचते हैं 2, तब आप तुक्का लगाएंगे तो आपका 50-50% रहेगा। तो आपका या तो गलत होगा या सही होगा। अब 4 में से तुक्के लगाने हो तो ज़्यादा वहाँ पर गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि एक आंसर सही है 3 गलत हैं, तो 3 में से आप किसी चूज़ कर लेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आज की डेट में कोई आपसे पूछे कि ब्राज़ील का प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, जब आपने उसके बारे में सुना ही नहीं है तो आप क्या तुक्का लगाएंगे उसमें। ये सब बेवकूफ़ बनाने के काम होते हैं, इसलिए हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। ये हमारा प्री का सिलेबस था। हम करेंगे UPSC मेन सिलेबस की बात। जो पेपर नंबर 3 है और GS नंबर पेपर नंबर 2, इसमें देखिए जैसे कि UPSC का जो पेपर होता है ना, तो पहला आपका पेपर ऐसे का होता है, फिर GS 1 का होता है, फिर GS का 2 का होता है। लेकिन जब हम केवल GS के पेपर जोड़ते हैं ना, जो 4 पेपर होते हैं, तो उसमें हम इसे GS पहला और GS दूसरा, तो ये GS के हिसाब से दूसरा होगा और UPSC जो कंडक्ट करा दे उसके हिसाब से तीसरा होगा। पेपर 2 GS, ठीक है ना, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है।
तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे है आपके शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो टॉपिक जोड़ा गया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्री में भी आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जो हमारी पॉलिटी की क्लास चलेगी, ये चलेगी वीक में 5 दिन, और जो हमारी IR की क्लास होगी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, या तो ये सैटरडे इवनिंग को हुआ करेगी, या फिर ये हुआ करेगी संडे के दिन, या फिर ये संडे के दिन, मतलब कि वीक में 1 दिन, क्योंकि ये आपकी क्लास चलेंगी कम से कम 70+। इसमें हमको पूरा सब चीज़ देखनी पड़ेगी, काफ़ी डीपली जाना पड़ेगा। और ये वाली आपकी जो क्लास होंगी, ये होंगी आपकी 15 से 20, या फिर प्लस माइनस 1 या 2, प्लस माइनस 1 या और 2। तो इतना में हमें से IR को ख़त्म कर लेंगे। पॉलिटी की क्लास में लंबी चलेंगी, इसलिए हमें रेगुलर लेंगे वीक में 5 दिन, और इसकी क्लास वीक में केवल 1 दिन। बाकी जो आपका 1 दिन बचेगा उसमें हम जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसे करेंगे, और प्री के क्वेश्चन टॉपिक खत्म होने के बाद हम प्री के क्वेश्चन को भी इसमें साथ में लेकर चला करेंगे, जिसमें आपके कई सारी एडवांस टेस्ट सीरीज को मर्ज करके हम आपके सामने लेके आएंगे, और जो अभी तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए उन्हें भी लेके साथ में आपके आएंगे। जो हमारी MCQ फॉर्म में जो हम यहाँ पर पेपर को एनालाइज करेंगे या फिर MCQ सॉल्व करेंगे, उसमें आपको स्टेट लेवल के अलग मिलेंगे, जो स्टेट PSC है उसके लेवल के अलग मिलेंगे, और UPSC के अलग मिलेंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सिलेबस मेंस में क्या क्या सिलेबस है। जो पहला आप सिलेबस देखेंगे, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, ये MBPSC में भी था, कई सारी स्टेट PCS में और है। विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। चौथा जो है वो है भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना। अब यहाँ पर बात आती है तुलना, क्या, कंपैरिजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेयर करना है हमें अदर कंट्रीज से। अब जब बात अदर कंट्रीज़ की आती है तो दुनिया में जब अगर आप यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो 193 कंट्रीज़ तो यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर्ड हैं, और जो वर्ल्ड में कंट्री टोटल मानी जाती है वो 205+ मानी जाती हैं। आपको हर कंट्री के साथ में संविधान को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, जो फील्ड कॉन्स्टिट्यूशन है इनके साथ में कभी कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कंपेयर करने के लिए आपको एक लिस्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, उन्हीं से ही कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि पहला हुआ आपका USA, इसके साथ में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। फिर हुआ आपका ब्रिटेन, इसके साथ में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और बाकी के जो कंट्रीज हैं जिनसे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान लिए हैं, जैसे कि आयरलैंड हुआ, रशिया हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, इनसे कुछ ना कुछ प्रावधान लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो इनसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कुल मिला के आपसे 8 से 10 कंट्रीज ऐसी होंगी जिनसे कुछ ना कुछ प्रावधानों को आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा। तो उसे हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें साथ में इस चीज़ को भी लेके चलेंगे। संसद और राज्य विधायिका, ये पॉइंट नंबर 5 है। संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। फिर क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, प्रभाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ये सब चीज़ें यहाँ पर। और यहाँ पर 3 पॉइंट और हैं अभी, कौन कौन से, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति एवं विभिन्न संवैधानिक निकायों की नियुक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक निकाय, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन में के कारण उत्पन्न विषय। ये सब चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। जब इस तरह से आप पॉलिटी को पढ़ेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट जब सारे क्लियर होंगे, फिर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे और आपका जो पेपर होगा वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा
क्योंकि आपको वहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जो हम पॉलिटी को पढ़ेंगे उसे पढ़ने का हमारा क्या मेथड रहेगा, जैसे कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कुछ फ्रेमवर्क इस तरह से रहेगा जिसे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि संविधान बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और भारत में संविधान बनाने की नींव कहाँ से पड़ गई थी। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाए फिर हम आएंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया जाएगा, जिसमें कई भारतीय होंगे, लगभग सभी भारतीय ही थी उसमें, उसे समझेंगे कि उसका गठन किस तरह किया गया था, उस टाइम वोटिंग कैसे हुई थी और इन्होंने विभिन्न समितियों के द्वारा कैसे काम किया था। फिर संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम क्या प्रावधान थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, और संविधान जो है किस तरह भाग हमारा ये जो आम जिंदगी है कैसे आम जनता को इतनी अधिकार देते हुए इतने सॉफ्ट तरीके से चल रहा है। भारत का संविधान है ये काफ़ी लंबा संविधान होने के बावजूद एक सफल संविधान के तौर पर जाना जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक कम से कम 8 से 10 बार चेंज हो चुका है। इन लोगों ने अभी तक ऐसा कोई संविधान एक्सेप्ट नहीं कर पाया है जो ये मतलब कंटिन्यू कर सकें। लेकिन भारत का संविधान 75+ ईयर्स से कंटिन्यू एक अपनी जो गरिमा है उसे कायम करते हुए देश को आगे ले जा रहा है। तो इसको देखने के बाद फिल्म देखेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा होगा जो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम प्रीलिम्स, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप जो अलग अलग है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSR, ये सब देखते हुए हम उसे आगे बढ़ेंगे। DPSP ये सब देखेंगे और फिर जो इलेक्शन की प्रोसेस है ये सबको देखते हुए अपनी पॉलिटी खत्म करेंगे। सबसे लास्ट में हम देखेंगे संविधान संशोधन। यहाँ पर जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इसमें आपको ना ही तो NCERT की पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी करंट अफेयर के मैगजीन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे करंट के जो आपके करंट अफेयर्स होंगे उन्हें भी साथ साथ में लेके कवर करेंगे। और साथ में केवल आपको कुछ PDF प्रोवाइड करवाए जाएंगे, केवल आपको उन्हीं को रिव्यूइंग करना है, बस उससे आपका पॉलिटी का पूरा काम हो जाएगा, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। तो इसकी हम कल से क्लासेस रेगुलर शुरू करेंगे। समृद्धि IAS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।